We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान इजरायल के बीच लगातार पांचवें दिन भी जंग जारी है। एक तरफ से इजरायल के फाइटर जेट्स ईरान की राजधानी तेहरान और बाकी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान की मिसाइलें भी इजरायल के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर तेल अवीव समेत कई इलाकों को चोट पहुंचा रही हैं। इस जंग के पांचवें दिन दो बड़ी खबरें आईं जो इस युद्ध को और ज़्यादा फैलने का इशारा कर रही हैं। इन दो बड़ी खबरें क्या हैं वो खबरें? पहली ये है कि इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर अली शादमानी को मार गिराने का दावा किया है। इस जंग के पहले ही दिन जब इजरायल ने ईरान के पर हमला किया था और उसके डिफेंस चीफ को मारा था, उसके बाद ही शादमानी को ईरान का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांडर बनाया गया था और अब उनके भी मारे जाने की खबर है। तो एक तरह से देखा जाए तो इजरायल को ईरान के सीनियर कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने में कामयाबी मिल रही है। दूसरी खबर क्या है वो अभी बताएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इजरायल अभी तक ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में कामयाब हुआ है या नहीं, क्योंकि इस युद्ध का पहला और सबसे बड़ा मकसद तो वही था। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक इजरायल के हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि इजरायल उम्मीद कर रहा था। और इसकी वजह यह है कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वो ज़मीन से कई फुट नीचे गहरे तहखानों में बने हुए हैं, जिन्हें इजरायल के बॉम्ब्स और मिसाइलें भेद नहीं पाई हैं। लेकिन अमेरिका के पास संभवतः ऐसे बॉम्ब्स और मिसाइलें या ऐसे हथियार हैं जो इन तहखानों में बंद या इन तहखानों को भेद कर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका से नेतन्याहू बार बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इस जंग में कूदे और लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग में शामिल होना चाहिए। अभी तक अमेरिका ने साफ किया है कि वो इस जंग में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके मिलिट्री एसेट्स या उसके मिलिट्री पर्सनल्स पर हमला नहीं किया है। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन से वापस अपने देश व्हाइट हाउस अपने दफ्तर में पहुंच गए हैं और ये दिन की दूसरी बड़ी खबर है। ये संभावना जरूर जताई जा रही है अब कि ट्रंप इस जंग में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। दुनिया के सबसे रईस और पावरफुल देशों के संगठन G7 का सम्मेलन कनाडा में हो रहा है, लेकिन ट्रंप अचानक से वापस लौट गए। पहले कहा क्या गया, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने बात कही कि शायद इजरायल ईरान के बीच सीज फायर करवाने की तैयारियों में जुटे हैं ट्रंप, इसीलिए वापस लौट रहे हैं। लेकिन खुद ट्रंप ने इस बात को खारिज कर दिया और संकेत दिया कि उनकी वापसी की वजह सीज फायर से भी ज़्यादा बड़ी है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि सभी को ईरान की राजधानी तेहरान को खाली कर देना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डील साइन न करने का फैसला मूर्खता से भरा हुआ है। उन्होंने लिखा कि ईरान को सौदे पर हस्ताक्षर करने चाहिए थे जिस पर मैंने कहा था। ये कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। ट्रंप के इस तरह के बयानों और G7 की मीटिंग से एक दिन पहले उनकी विदाई ने ये इशारे दिए हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका भी इस जंग में कूद सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो नहीं सकता। और अगर इजरायल के हमलों में ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट नहीं हो रही है तो संभवतः फिर ट्रंप को अपनी बात रखने के लिए अमेरिका की फौज को भी जंग में उतारना पड़ सकता है। दरअसल बात यह है कि जब इजरायल ने अपने हमले शुरू किए तो ईरान में ऐसे 3 न्यूक्लियर साइट्स थी जहां यूरेनियम को इनरिच करने के प्लांट चल रहे थे। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट बेहद आवश्यक होता है। हमने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है किस तरीके से ईरान 60% तक न्यूक्लियर और यूरेनियम को इनरिच कर भी चुका था। उसका जो प्लांट थे उनमें नटांज का था प्लांट, जहां पर बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज रखे हुए थे। सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को हाई ग्रेड तक शुद्ध करने वाली मशीनें हैं। नटांज उन्हीं को रखने के लिए डिज़ाइन की गई एक बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। मिलिट्री के स्पेशलिस्टों ने लंबे समय से अटकलें लगाई हैं कि क्या वाकई इजरायली हवाई हमले में न्यूक्लियर साइट को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर कई मंजिलों नीचे है। कितना नुकसान हुआ है। IAEA जो परमाणु ऊर्जा की निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है,
उसके चीफ राफेल ग्रासी ने शुक्रवार को यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि नाटांज में बिजली देने वाला बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है, बैकअप जनरेटर तक बर्बाद हो गया है। हालांकि जिस अंडरग्राउंड हॉल में सेंट्रीफ्यूज रखे हुए हैं वहां किसी फिजिकल डैमेज का कोई संकेत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हो सकता है बिजली नहीं होने की वजह से सेंट्रीफ्यूज क्षतिग्रस्त हो गए हों, लेकिन ईरान का जो दूसरा एक नाटांज का एक और साइट है जहां सबसे छोटी है और जमीन के ऊपर है, वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर थी, उसके नष्ट होने के पूरे प्रमाण मिल गए हैं। इजरायली हमलों में वो साइट बर्बाद हो गई है। लंबे समय तक एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होने की वजह से इसमें काफ़ी कम सेंट्रीफ्यूज रखे गए थे और ये ज़मीन के ऊपर भी थी, जिसको इजराइल के हमले ने नष्ट कर दिया। लेकिन इजराइल के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत की बात है वो है ईरान का तीसरा परमाणु संयंत्र केंद्र जो फोर्डो में मौजूद है। यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। शुक्रवार को जब इस जंग का आगाज हुआ था तो पहले ही दिन इजराइल ने ईरान के सबसे सिक्योर माने जाने वाले फोर्डो परमाणु संयंत्र पर मिसाइलों की बारिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ईरान का ये अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट ना सिर्फ बचा रहा बल्कि इजरायली हमला ऐसा लगा जैसे उसकी दीवारों से टकराकर वापस लौट गया हो। रिपोर्ट्स की माने तो फोर्डो परमाणु संयंत्र ईरान के कौम शहर के पास एक छोटे से गांव फोर्डो के बीच 80 से 90 मीटर की गहराई में बना है। ऊपर से देखने पर यहाँ केवल कुछ इमारतें और एक छोटा सा अहाता नजर आता है, लेकिन जमीन के नीचे छिपा है ईरान का इस सबसे सुरक्षित यूरेनियम एनरिचमेंट का सेंटर। इसकी सबसे खास बात यह है कि एक ठोस पहाड़ी के नीचे बना हुआ है, जिससे इसे हवा या सतही मिसाइलों के हमले से नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता है। यानी अगर आप फाइटर जेट से मिसाइल डालें या जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल डालें तो उससे भी इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसके संचालन में लगभग 2000 सेंट्रीफ्यूज है। ये ईरान के 60% तक यूरेनियम को इनरिच करके उसका उत्पादन जो करता है ईरान, वो यहीं से होता है। फोर्डो में जो पिछली 3 महीने थे तिमाही, उनमें 60% तक जो इनरिच्ड यूरेनियम था वो 166.6 किलोग्राम था जिसका उत्पादन किया गया था। IAEA के जो उसने एक मानदंड बनाए हैं उसके मुताबिक इसे और ज़्यादा इनरिच किया जाए तो ये 4 परमाणु बम बनाने के लायक पर्याप्त है, जबकि नाटांज में सिर्फ 19.2 किलोग्राम परमाणु यूरेनियम का उत्पादन हुआ, जो एक बम बनाने के लिए ज़रूरी होता है, कि आधे से भी कम है, माफ़ कीजिएगा। यानी ईरान की परमाणु क्षमता का सेंटर फोर्डो है, जिसे इजराइल अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। और नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका खुद इस जंग में शामिल होकर अपने खतरनाक बंकर बस्टर हथियारों से फोर्डो संयंत्र को खत्म करे, क्योंकि अगर फोर्डो को खत्म नहीं किया गया तो ये मान लेना चाहिए कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में हथियार ग्रेड का यूरेनियम मौजूद रहेगा। और यही वो बात है जो इजराइल को बेचैन कर रही है। ईरान पर हमले, उसके मिलिट्री कमांडर्स को मारना, सिविलियंस पर अटैक करना, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन जो मेन मकसद था इजराइल का कि ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना, वो अभी मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फोर्डो संयंत्र ईरान का अभी भी पूरी तरीके से सिक्योर है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ट्रंप अपने मुल्क को एक और जंग में धकेलने का रिस्क लेते हैं या नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं हुआ तो लगता नहीं कि इजराइल ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट कर पाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।